नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आर्यल मौर्य है मेरा नाम। मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत ऐसे ग्रंथ को पढ़ेंगे जो अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार लिखा गया है। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और इसमें 952 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें से 886 कवियों का उल्लेख अगर देखा जाए तो शिव सिंह सरोज से जो कहते हो ले लिए गए हैं। अब आप शायद कि समझ गए होंगे हम किस इतिहास ग्रंथ की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जरूर समझ गए होंगे। और इसका प्रकाशन वर्ष आपको बता दें 1888 है। और प्रकाशन वर्ष 1888 यही नहीं, यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक ये पत्रिका का नाम है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये आपको लग रहा होगा कि ये बंगाल भाषा में या बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ होगा। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था और इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ और ये अंग्रेजी भाषा में है। हाँ, आपको अब तो संभवतः आप ग्रंथ का नाम भी जान गए होंगे और इसके लेखक का नाम भी जान गए होंगे। हाँ, लेकिन एक बात ये, इस बात को जरूर जान लें, ये पुस्तकाकार रूप में जब प्रकाशित हुआ तो ये 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके तहत यानी 1889 में प्रकाशित हुआ पुस्तकाकार में, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अभी हम इस पर लेख करके बताते चलेंगे, सारी बातें बताते चलेंगे। यहाँ ये सारी बातें तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन इस बात को जान लें हाँ कि आप अंत तक, वीडियो के अंतिम चरण तक बने रहें, लास्ट तक बने रहें। अंतिम चरण में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर भी आप देने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा, प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, लगभग जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे जिस राज्य की बात हो, जहाँ भी हिंदी पूछे जाते हैं, हिंदी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ इस ग्रंथ की चर्चा जरूर होती है। चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीडी से यानी डिग्री कॉलेज कहीं भी हो, जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए, ठीक है, हम जो वार्ता कर रहे हैं उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 1889 ईस्वी में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ फिर से, तो जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रकाशन वर्ष 1889 ही मानते हैं और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा भी है। वो तो हम अभी आपको दिखाते ही हैं, इस बात को जाने। अब आप जान गए हैं तो स्वाभाविक है, ये पहले बुझाते बुझाते हम इस टॉपिक पर ले आए हैं। और इस बात को जाने कि ये स्वाभाविक है, जो आप जानते हैं कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक वही ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्हें आप कह सकते हैं, यानी जिनका पूरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और इनको आप शॉर्ट में, संक्षिप्त में जॉर्ज ग्रियर्सन भी कह सकते हैं। और इसी नाम से ये हिंदी साहित्य इतिहास में चर्चा में बने हुए हैं। और सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो ये इतिहास ग्रंथ ना होते हुए भी हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है विद्वानों के द्वारा। और अगर देखा जाए तो कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया ये पहला इतिहास ग्रंथ है। यही पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया है। इसके पूर्व में लिखे गए इतिहास ग्रंथों में कहीं भी इन्हीं काल विभाजन का जिक्र नहीं किया गया है। सभी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे गए हैं, लेकिन ये कालानुक्रम पद्धति पर यानी विवरण देते हुए कालों का विभाजन किया गया है। और इस ग्रंथ को 11 भागों में, 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है। और
हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। तो आइए ऐसे अब हम कुछ लिखते चलते हैं और ऐसे बताते चलते हैं। आपको बता दें, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के स्थान पर उन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। उन्होंने कहा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और लेकिन जब परीक्षा में पूछा गया था तो इसमें भी द जोड़ करके पूछा गया था। चलिए अब पहले तो हम लिख लेते हैं ग्रंथ का नाम क्या है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए ये इस इतिहास ग्रंथ का नाम है और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1888 ईस्वी में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये तो जरूरी है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए ये पत्रिका का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ। विशेषांक के रूप में। और ये पुस्तकाकार रूप में जब प्रकाशित हुआ तब कब प्रकाशित हुआ? 1889 में पुस्तकाकार रूप में, पुस्तक के आकार में जब ये प्रकाशित हुआ तो 1889 ईस्वी, और ये भी ईस्वी में ही है। अब आप इस बात को जानें कि इसी पुस्तक का यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मॉडर्न, देखें, वर्नाक्यूलर कहते हैं। वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, ये ऑफ के स्थान पर ये आ लिखे हैं, ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये कौन लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आपको हम दिखा देते हैं, देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। इसे तो आप देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक है। और अगर देखें तो ये लिखा गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। देखें, इसे हम आपको पढ़ के भी सुना देते हैं। देखें इसमें लिखा गया है कि देखिए हिंदी के कवियों, देखिए सबसे पहले तो सिर्फ ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ के बारे में दिया गया है। हिंदी के ये प्रथम संस्करण का वक्तव्य है। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, और वैसे 1883 माना जाता है शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज का। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1833 से माना है, और 2018 में KVS
पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ, तो 1833 से देते, उसमें 1883 नहीं दिया गया था, और जो विकल्प दिए गए थे आयोग ने 1833 ही माना था, जबकि अन्य लोग ये समझ रहे थे कि ये जो है क्वेश्चन ही, प्रश्न ही गलत है। और देखें उस जो हम बात कर रहे हैं, अब उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अबसर यानी ये अब्राहम ग्रियर्सन जी को, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को, ये अबसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से, तो ये जो है देख रहे हैं इस तरह से इन्होंने ग्रंथ का नामकरण किया है, और इन्होंने इसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह भी कहा है। और इस बात को जाने, ये जो है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये भले ही ऐसे प्रश्न इन्होंने दिया है, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ जोड़ दिया गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भले ही 1889 दिए है अपने ग्रंथ में, लेकिन उस समय 1889 विकल्प में नहीं दिया गया था, और ये 1888 दिया गया था, तो ये 1888 सही माना गया था। अब आपको बताएं कि इन्होंने जिस प्रकार से यानी ग्रंथों अपने इस ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में यानी अध्यायों का विवरण दिया, कवियों का क्रमवार विवरण दिया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम बता दें। और आपको बता दें इन्होंने इस ग्रंथ को 16 अध्यायों में विभक्त किया, और इसी में इन्होंने ये भी विवरण दिया है कि किस प्रकार से यानी सबसे पहले इन्होंने भाषा के क्षेत्र में भी, भाषा का किस क्षेत्र में कौन से भाषा बोली जाती है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रंश, इन सब का जो है इन्होंने अपने इसे ग्रंथ में डिटेल दिया है, और क्षेत्रवार कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है। इसके पूर्व किसी भी इतिहास ग्रंथ में कहीं भी यानी क्षेत्रवार की किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्र में भी जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने बहुत अच्छा यानी प्रयास किया था। अब हम लेखक का नाम लिखते हैं, इसके लेखक कौन है। लेखक तो जाने कई बार नाम उच्चारित कर चुके, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। वैसे इनका पूरा नाम अब्राहम ग्रियर्सन है, लेकिन इतना भी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम से ये हिंदी साहित्य क्षेत्र में चर्चित है। इन्होंने इसके कुल 11 अध्यायों का नाम दिया है, और वह 11 अध्याय 11 काल के रूप में है। इन्होंने जो वर्गीकरण किया, काल विभाजन किया, बहुत बड़ा कर दिया, दुरूह तो है, लेकिन आगे के इतिहास परवर्ती इतिहासकारों के लिए बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छा रहा। देखें इनके जो काल विभाजन रहा, कालों का, अध्यायों का नामकरण रहा, उनका जो है हम यहाँ पर नाम लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं इन्होंने किन 11 अध्यायों का वर्णन किया है। देखें नंबर 1 तो है चारण काल। कौन सा? चारण काल। और दूसरा जो है यानी 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। धार्मिक पुनर्जागरण काल। और तीसरा अगर देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य है। मलिक मोहम्मद
मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। वैसे और चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य। और फिर अगर देखें तो पांचवा अगर लें तो मुगल दरबार है। मुगल दरबार। और छठा अगर लें, छठवां जो अध्याय है तुलसीदास है। और सातवां रीत काव्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि रीत काव्य से संबंधित इन्होंने जो विवरण लिया है यहीं से लिया है। और अब आगे रीत काव्य के बाद जो आठवां अध्याय है वो तुलसी के परवर्ती काव्य हैं। तुलसीदास के अन्य परवर्ती, तुलसीदास के अन्य परवर्ती का तात्पर्य हुआ बाद के, तुलसीदास के बाद के जो कवि हैं उनके बारे में है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं नौवां, अब ध्यान में रखिएगा 18वीं शताब्दी का, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। और 10वां है यानी देखिए क्या क्या होगा। चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती। और फिर अगला है यानी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ये हो जाएगा कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और जो 11वां अध्याय है वह है विक्टोरिया के शासन में, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। हाँ, सबसे गजब की बात तो यह है कि ये तो काल विभाज्य, ये अध्यायों के नाम हमने लिख दिया। और आपको बताएं ये ग्रंथ अगर अंग्रेजी में है और हिंदी भाषी व्यक्ति अगर इतिहास ग्रंथ पढ़ेगा तो हिंदी भाषा में लिखे ग्रंथ को तो आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसके भाव को समझ सकता है। लेकिन अगर अंग्रेजी ग्रंथ में लिखा गया है तो उसे तो पढ़ना बहुत ही दुरूह है, उसके भावों को समझना। पढ़ने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू कई भाषाओं के अच्छे जानकार होते हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं। लेकिन एक सामान्य हिंदी व्यक्ति का जानकार व्यक्ति, वो कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा जानकार हो। तो अगर देखा जाए तो यह ग्रंथ वास्तव में हिंदी भाषियों के लिए बहुत दुरूह बात थी। तो लेकिन इसको सरल किया किसने? अरे ये तो जरूरी है, ये तो जानना जरूरी है। इसको डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने आसान कर दिया। किसने आसान किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। और किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। अरे कब किया ये भी जरूरी है। 1957 ईस्वी में किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने
यानी इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1957 ईस्वी में, अगर 1957 ईस्वी में किया और किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। आइए लिख लेते हैं, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। डॉक्टर किशोरी लाल, देखिए जब परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त भी होंगे, किशोरी लाल वाजपेयी होंगे, ऐसे करके बहुत सारे कई 3-4 नाम दिए गए होंगे और उसी में आप भ्रमित हो सकते हैं। तो कहीं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप भ्रमित नहीं होंगे। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त आपको याद रहेंगे। हाँ, इन्होंने किस नाम से हिंदी अनुवाद किया है ये आप जान लें। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इन्होंने कब किया? 1957 ईस्वी में। तो इस बात को भी जानते रहें, क्योंकि कभी वर्ष पूछ सकता है, कभी ग्रंथ का नाम पूछ सकता है, किसने किया हिंदी अनुवाद ये पूछ सकता है। इस तरह से तमाम प्रश्न बन सकते हैं और आए दिन बनते रहते हैं, यानी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं। अब इस पर कुछ प्रश्न हम रखना चाहेंगे, अगर आप चाहें। और ये भी जान लें, यही ये ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया है कि यानी सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से अलग किया गया है। बाकी और किसी ग्रंथ में ऐसा इसके पूर्व लिखे गए ग्रंथों में नहीं। हाँ, इस इतिहास ग्रंथ का भले ही इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व न हो, लेकिन विद्वानों के द्वारा सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है और माना जाता है। हाँ, वैसे ये इसमें तमाम दुरूहता जरूर है, अधिक लंबा ज़्यादा काल विभाजन किए जाने के कारण। इसके गुण दोष के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बताएंगे, लेकिन यहाँ अभी हम इतना बता देना चाहते हैं कि ये इतिहास ग्रंथ और किसी के हिसाब से ठीक हो या ना हो, लेकिन परवर्ती साहित्यकारों के इतिहास लेखकों के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। और जो आगे भी इतिहास ग्रंथ लिखे जाएंगे इसका सहारा जरूर लेंगे। हाँ, अब हम आपको बताना चाहेंगे इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, फिर एक छोटा सा एक ग्रंथ और लेंगे, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं लेंगे। मिश्र बंधुओं के बारे में भी बताना चाहेंगे। और देखें, इस पर हम ऐसे ही प्रश्न आपके समक्ष रख देना चाहते हैं और उसके उत्तर देने का प्रयास करिएगा। जो कि प्रश्न पूछे जा चुके हैं और वो प्रश्न ये इस तरह से पूछे गए हैं कि जो कि कंपटीशन में पूछे गए हैं, उससे लोगों को नौकरियां मिली हैं। और नंबर 1 प्रश्न सबसे पहले आपके सामने है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उत्तर दीजिएगा। नंबर 1 प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य इतिहास का कौन सा इतिहास है, कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में लिखा गया था। और अब दूसरा प्रश्न ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न पीजीटी 2000 में पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ये 86 पीजीटी 2009 में पूछा गया। तो
अब चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन हैं? तो आप बता लेंगे। वैसे जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। सारे ग्रंथों के नाम आप जान रहे हैं। और अब हम थोड़ा सा आपको इंगित करना चाहेंगे मिश्र बंधुओं के बारे में, जो कि इसी से संबंधित है। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लेना चाहेंगे, उस पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं और कभी कभी तो मिश्र बंधुओं के नाम ही पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, मिश्र बंधुओं के बारे में भी बता दें। मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा, मिश्र बंधु विनोद लिखा। मिश्र बंधु विनोद के लेखक जो हैं मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में सबसे पहले तो जाने मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ये इतिहास ग्रंथ का नाम है। और इसके लेखक के बारे में जानिए तो इसके लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु कौन है? मिश्र बंधु। अब ये मिश्र बंधुओं में अगर देखा जाए तो ये 3 भाई थे और वो तीनों भाइयों ने मिल करके लिखा है। और उनमें नाम कौन कौन से हैं, वैसे आपको ऐसे याद करने में हो सकता है कठिनाई हो, समस्या हो, लेकिन जिस तरह से मैं बताना चाहता हूँ उस तरह से आप भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाएंगे। और इन मिश्र बंधुओं के नाम एक बार नहीं कई बार कई परीक्षाओं में अलग अलग पूछे जा चुके हैं और फिर ये भविष्य में पूछे जा सकते हैं। उनमें से 4 नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछ लिया जाता है इनमें से मिश्र बंधु कौन नहीं है, और उसी तरह से उन्हीं के जैसे मिलते जुलते नाम रख देते हैं। अब आपको बता दें, आप जो है पहले तो इनके नाम सीधे सीधे जाने, क्योंकि मिश्र बंधुओं में हैं कौन कौन से, तो उसके बाद आगे की बात करते हैं। लेखक मिश्र बंधुओं में देखें, मिश्र बंधुओं में नंबर 1 तो गणेश बिहारी ले लें। गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र हो गए। दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। देखिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और इसमें का गा ले लें, इसमें का सा ले लें, इसमें का सु, तो गस्सू अगर आप याद रखेंगे कि मिश्र बंधुओं में क्या नाम है मिश्र बंधुओं के, गस्सू से। देखिए, गा से गणेश बिहारी मिश्र, सा से श्याम बिहारी मिश्र, सु से सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधुओं के नाम याद करने का एक आसान तरीका हमने बताया। अब बात आती है मिश्र बंधु विनोद। ये इसके 4 भाग प्रकाशित हुए। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन ये 1913 में करते हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में करते हैं। इस तरह से, और इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास किया। कब करते हैं देखें, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में, और चौथे भाग का
चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में करते हैं। अब इस बात का भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी चौथा है, इससे आप आसानी से, और यहाँ देखें 1913 है, तो यहाँ आखिर में 3 है और प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913। इस तरह से आप अपने दिमाग में जैसे भी याद कर सके रख सकते हैं। हाँ, इसमें कितने कवियों का सम्मिलित किया गया, कितने कवियों का विवरण दिया गया है, कितने कवियों के यानी जीवन काल से संबंधित विवरण दिया गया है, वो कवियों की संख्या है 4591। ये जो है इतने कवियों को इसमें सम्मिलित किया गया, इतने साहित्यकारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है तो फिर इसमें बहुत कुछ, हाँ इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने भी जिस प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुल 11 भागों में विभाजित किया, 11 अध्यायों में, उसी तरह से इन्होंने 8 या 8 से अधिक भागों में विभाजित करके इन्हें ध्रुव कर दिया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये भी, लेकिन फिर भी अगर परवर्ती साहित्यकारों के बारे में जाना जाए तो ये उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि हमने यानी मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का यानी ये विवरण लिया है। देखें, आपको हम दिखा दें, ये ग्रंथ आप देख रहे हैं, इसे हम अभी थोड़ी देर पहले दिखा चुके हैं और ये भी दिखा चुके हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहा है। और इसी तरह से देखें, ये स्पष्ट कहते हैं, देखें यहाँ पर ये, इसे हम बाज के आपको सुना देते हैं। आप अगर इसे देख ले रहे हैं, ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, वैसे आपके पास होगी ज़रूर और आप इसे पहले से जानते हैं। देखें, इसमें इन्होंने लिखा है, रीत काल के संबंध में 2 बातें और कहनी हैं। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दिया है और इस तरह से इन्होंने ये इस बात को स्वीकार भी किया। और आगे ये अन्य ग्रंथकारों के बारे में, इनके पूर्ववर्ती जो इतिहासकार हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ दिया गया है कि हमने किन के इतिहासकारों से संबंधित, किन किन के इतिहास ग्रंथों से हमने सामग्री ली है। उसे भी अगर देखना चाहें तो यहाँ पर ये देखें, स्पष्ट रूप हमने हाईलाइट भी कर दिया है और इसे भी हम थोड़ा सा उच्चारित कर देते हैं। देखें, यहाँ पर मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीत काल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी मुझे समय समय पर, विशेषतः संदेह के स्थल आने पर, उलटनी पड़ी। राय बहादुर राय साहब, बाबू श्याम सुंदर BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी के कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महान भावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त किया जिन ग्रंथों से, जिनके ग्रंथों से सामग्री ली। इसी में आगे थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो और ये लिखते हैं,
पंडित केदार, इनके मित्र हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, पंडित केदारनाथ पाठक जी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा सुन लें बस। देखें, आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण पाठक, देखें इसी में आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वह एक बदमाशी समझते हैं। तो ये चीज़ें अपने मित्र केदारनाथ पाठक जी के बारे में भी उन्होंने व्यक्त किया है। और इस तरह से उन्होंने जिनके ग्रंथों से सामग्री लेकर के ये ग्रंथ तैयार किया, उनको भी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया है। अब इस वीडियो में इतना ही हम व्यक्त करना चाहते हैं। और हाँ, इस पर हम कुछ प्रश्न जरूर कह देना चाहते हैं आपके समक्ष, ताकि कमेंट बॉक्स में आप उत्तर के रूप में जरूर लिखें कि यानी रीत काल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ को लिखने में किस ग्रंथ का सहारा लिया है। और ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यही प्रश्न दे करके यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।